कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम प्रत्यय व्याकरण भाग से प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग को देखा था, जो मूल शब्द के पहले लगकर शब्दांश जो लगते हैं उससे अर्थ में परिवर्तन होता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। उसी प्रकार इसके विरुद्ध, जैसे यह मूल शब्द के अंत में लगकर जो अर्थ परिवर्तन करता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इसे सफिक्स ऐसे भी कहा जाता है, जो अंत में लगाया जाता है। इसके पहले हम परिभाषा देखेंगे किस प्रकार होगी, उससे पहले कुछ उदाहरण भी देखेंगे हम। देखिए यहां पर इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में लगते हैं, अंत में लगने से अर्थ में परिवर्तन हो या विशेषता ला देती है, यानी लेकर आती है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो कुछ उदाहरण के अनुसार हम इसकी समग्र अध्ययन करेंगे। जैसे कि देखिए यहां पर आपको एक चित्र दिख रहा है। तो यहां पर देखिए राहुल पढ़ाई कर रहा है। तो यहां पर जो है पढ़ाई कर रहा है। तो पढ़ाई जो रेखांकित शब्द है, यहां पर देखिए पढ़ जमा आई मिलकर क्या हो गया है, पढ़ाई। पढ़ जो है मूल धातु, जो है धातु कहते हैं, शब्द है, मूल शब्द है। और आई जो शब्दांश है ये अंत में लग रहा है, पढ़ाई। ठीक है, शब्दांश जो अंत में लगता है, मूल शब्द के अंत में लगता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आपको समझना है कि मूल शब्द के अंत में लगकर जो है अर्थ का परिवर्तन करता है या विशेषता बतलाता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और एक उदाहरण देखेंगे। यहां पर चित्र देखिए, ये जो है यहां पर एक चित्रकार जो है चित्र बना रहा है सुंदर। तो यहां पर वाक्य है चित्रकार सुंदर चित्र बना रहा है। यहां पर चित्र जो है चित्रकार बना रहा है। तो यहां पर देखिए चित्र जमा कार मिलकर चित्रकार। तो मूल शब्द है पर चित्र, जो बाद में जो अंत में लगने वाला शब्दांश है कार। तो ये कार जो है प्रत्यय है। इससे जो शब्द में क्या अर्थ में परिवर्तन होता है, तो अंत में जो लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय के कितने प्रकार हैं उसका हम अध्ययन करेंगे अभी। हिंदी में प्रत्यय के दो भेद होते हैं। हिंदी में जो है प्रत्यय के दो भेद हैं, जैसे कि कृत प्रत्यय, दूसरा है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो हम जो इसके दो प्रकार हैं उसमें हम पहले कृत प्रत्यय को देखेंगे। तो कृत प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार है: जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, धातु यानी मूल शब्द ही है कह लीजिए, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, धातु के अंत में लगते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के फलस्वरूप इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहां पर मैंने चार्ट बनाया है, देखिए यहां पर कृत प्रत्यय के उदाहरण। तो देखो यहां पर कृत प्रत्यय है, धातु यानी मूल शब्द कह सकते हैं, निर्मित शब्द यानी निर्माण हुआ शब्द, जो अर्थ परिवर्तन या विशेषता देने वाले शब्द हैं यहां पर। जैसे देखिए कृत प्रत्यय है आई। देखिए यहां पर पहला लिखा है, लेकिन ये जो है इस धातु के अंत में लगकर शब्द बनता है। उपसर्ग यहां पर पहले लगता है, बाद में
धातु शब्द मूल शब्द लगकर जो शब्द बनता है, लेकिन यहाँ पर इस मूल शब्द के अंत में लगता है। पहला है आई, तो लिख पढ़, जैसे कि लिख जमा आई लिखाई, पढ़ जमा आई पढ़ाई, इस तरह अर्थ परिवर्तन होता है। अगला कृत प्रत्यय है ना, इसे लिख और पढ़ मूल शब्द से अंत में लगाकर देखिए, लिख जमा ना लिखना, पढ़ जमा ना पढ़ना। उसी प्रकार अन है, देखिए यहाँ पर जो मिल और मन, इसमें कैसे होता है, मिल जमा अन मिलना मिलन, मन जमा अन मनन, इस प्रकार। उसी प्रकार आगे देखिए आ का सुख जाग भूल, इसे प्रत्यय जो है लगकर, जैसे सुख प्लस आ सूखा, जाग जमा आ जागा, भूल जमा आ भूला। उसी प्रकार आवट शब्द है, जैसे कि लिख मिल रुक, जैसे देखिए लिख जमा आवट लिखावट, मिल जमा आवट मिलावट, रुक जमा आवट रुकावट। उसी प्रकार आवा कृत प्रत्यय है जो अंत में लगता है, जैसे बोल छल, जैसे बोल जमा आवा बुलावा, यहाँ पर बोल है भूल है यहाँ पर, जैसे छल जमा आवा छलावा। उसी प्रकार ई प्रत्यय देखेंगे, जैसे बोल हंस, बोल जमा ई बोली, हंस 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 जमा ई हसी। उसी प्रकार अक्कड़, जैसे पी जमा अक्कड़ पिहक्कड़, भूल जमा अक्कड़ भुलक्कड़, दार जैसे लेना जमा दार लेनदार, देना जमा दार लेनदार, आलू उसे कृपा जमा आलू कृपालु, दया जमा आलू दयालु। इस प्रकार कृपालु का आपको प्रत्यय अलग करने कहते हैं, तो यहाँ पर आलू कृप उसके जो अंत में लगा है आलू, ऐसे आपको अलग करना पड़ता है। इया प्रत्यय देखिए, घट जमा इया घटिया, बड़ जमा इया बढ़िया, इस प्रकार। आगे देखेंगे अभी दूसरा उपभेद यानी दूसरा प्रकार है तद्धित प्रत्यय। पहले हमने कृत प्रत्यय देखा, यहां पर देखिए इसकी व्याख्या किस प्रकार है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा यानी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, ये आदि जो शब्द हैं उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इनके अंत में लगकर, ये तीनों के जो अंत में लगकर यहाँ पर नया शब्द बनता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। याद रखिए ये। तो देखेंगे अभी इसके शब्दांश किस प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखिए तद्धित प्रत्यय के उदाहरण। यहाँ पर तद्धित प्रत्यय यानी ये अंत में लगने वाले हैं। मूल शब्द जो है ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं, इसके खंडित करने नहीं आता है, इसके पीछे जो लगकर एक नया निर्मित शब्द बनता है। जैसे आर, इसका लोहा जमा आर लोहार, सोना जमा आर सोनार, कार जमा, जैसे देखिए कार ये तद्धित प्रत्यय है। साहित्य जमा कार साहित्यकार, पत्र जमा कार पत्रकार। उसी प्रकार चाचा जमा एरा चचेरा, मामा जमा एरा ममेरा। उसी प्रकार धन जमा वान धनवान, गाड़ी जमा वान गाड़ीवान। उसी प्रकार यहाँ पर अगला है आई, तो चतुर
जमा आई मिलकर चतुराई बनता है। तो अंत में देखिए यहाँ पर राई यानी आई का शब्द जो है प्रत्यय शब्दांश आपको मिल रहा है। उसी प्रकार अच्छा जमा आई अच्छाई। उसी प्रकार ता का जो प्रत्यय है उससे देखिए प्रभु जमा ता मिलकर प्रभुता। सुंदर जमा ता मिलकर सुंदरता, ऐसे शब्द बनता है। आगे है पन तद्धित प्रत्यय, जैसे अपना जमा पन अपनापन, पराया जमा पन परायापन। अगला तद्धित प्रत्यय है आपा, जैसे मोटा जमा आपा मोटापा, बूढ़ा जमा आपा बुढ़ापा। उसी प्रकार मीठा जमा आस मिठास, खट्टा जमा आस मिलकर खटास। इस प्रकार जो है तद्धित। यहाँ पर देखिए लोहा ये भी संज्ञा शब्द है, साहित्य, चाचा, धन। चतुर जो है विशेषण का शब्द है, प्रभु जो है अपना जो है सर्वनाम का शब्द है, मोटा जो है ये विशेषण है, मीठा जो है विशेषण है। ऐसे आपको समझ में आया अभी जो संज्ञा शब्द यहाँ पर देखने मिल रहे हैं, जैसे और यहाँ पर सर्वनाम शब्द देखने मिल रहा है। यहाँ पर चतुर हो, मोटा हो, मीठा हो, खट्टा हो, ये जो है विशेषण शब्द हैं। और आगे ऐसे ही शब्द हैं देखिए यहाँ पर इक प्रत्यय से, जैसे धर्म जमा इक धार्मिक, इतिहास जमा इक मिलकर ऐतिहासिक, ऐसे बनता है। उसी प्रकार ईला जो प्रत्यय है, जैसे रंग, रंग जो है विशेषण का प्रकार है। उसी प्रकार रंग जमा इला रंगीला, चमक जमा इला चमकीला। ये शब्द जो देख रहे हैं आप, एक तो विशेषण के हैं, मूल शब्द, या संज्ञा के हैं, या सर्वनाम के हैं। ऐसे शब्दों के अंत में लगकर जो शब्द निर्मित होता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ई है, जैसे गुलाब गुलाब जमाई गुलाबी, धन जमाई धनी। जैसे ईन है प्रत्यय, रंग जमा ईन मिलकर रंगीन, नमक जमा ईन नमकीन, अनुकरण जमा ईय अनुकरणीय, राष्ट्र जमा ईय राष्ट्रीय। वैसे आगे देखिए देवर जमा आनी देवरानी, जेठ जमा आनी मिलकर देवरा जेठानी, ऐसे होता है। आगे है ऐला जो प्रत्यय मिलकर, जैसे कसा कसा जमा ऐला कसेला, विष जमा ऐला मिलकर विशेला होता है। अगला है पुत्र जमा वान मिलकर पुत्रवान होता है। उसी प्रकार रूप जमा वान मिलने से रूपवान होता है। उसी प्रकार तद्धित प्रत्यय है वती, पुत्र जमावती मिलकर पुत्रवती होता है। गुण जमावती मिलकर गुणवती होता है। अगला तद्धित प्रत्यय है बाज, जैसे रंग जमा बाज मिलकर रंग बाज। उसी प्रकार दंग जमा बाज मिलकर दंग दंग दंगबाज, ऐसे दंगाबाज होता है। आगे देखिए त्व, जैसे तद्धित प्रत्यय है देव जमा त्व देवत्व, कवि जमा त्व कवित्व। जो इस प्रकार जो है आपको इस निर्मित शब्द को परीक्षाओं में दिया जाता है। जैसे धार्मिक में प्रत्यय अलग कीजिए कहने पर इसका इक जो है प्रत्यय अलग होता है, उसे धर्म को इक प्रत्यय जोड़ने से धार्मिक बनता है। इस प्रकार जो है सभी ये सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण के मूल शब्द होते हैं, उसे जो प्रत्यय लगकर जो शब्द निर्मित होते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब कुछ उपसर्ग से जुड़े हुए भी कुछ शब्द बनते हैं, जैसे यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर।
जैसे उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है मूल शब्द के। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश हैं। ये दोनों ही शब्दांश हैं जो मूल शब्द के अंत या सामने या अंत में लगकर बनते हैं। दोनों का स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब मूल शब्द से जुड़ते हैं तभी इनका अस्तित्व है जो मिलता है, स्वतंत्र रूप नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय में मूलभूत अंतर यह है कि उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, जो शब्द के आरंभ में लगकर अर्थ परिवर्तन लाते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। ऐसे प्रत्यय शब्द भी हैं जो उपसर्ग भी लगता है मूल शब्द को आगे, और मूल शब्द के पीछे भी जो है अंत में जो है लगकर एक नया उपसर्ग या प्रत्यय बनता है। जैसे ना जमा लायक मिलकर नालायक मिलता है, जो ना उपसर्ग है। यहाँ ना जो है उपसर्ग जो प्रारंभ में जुड़ता है। खाने जमा वाला मिलकर खाने वाला, यहाँ पर वाला जो है प्रत्यय है जो अंत में। इसका अंतर बताने के लिए आपको एक दो उदाहरण दिया है। जो प्रारंभ में शब्दांश लगता है, अंत में शब्दांश, जो प्रारंभ में लगता है उपसर्ग, अंत में लगता है शब्दांश, वो प्रत्यय है। और हम आगे देखेंगे अभी उपसर्ग प्रत्यय एक साथ, उपसर्ग भी आता है मूल शब्द में, प्रत्यय भी आता है। जैसे देखिए कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे देखिए दोनों यहाँ पर मिश्रण जो है मिलेगा आपको। जैसे मूल शब्द है मान, उसमें आप अप उपसर्ग मिला रहे हैं और प्रत्यय है इत, तो जोड़कर बनता है। देखिए यहाँ पर मूल शब्द है मान, उसके पहले उप लगाना है उपसर्ग, प्रत्यय क्या है इत, तो इसे जोड़कर क्या बनता है अपमानित। अप भी आ गया, देखो यहाँ पर मान के जो अंत में लग रहा है इत नीत, अपमानित। ऐसे ही सम उपसर्ग को जमा मान मूल शब्द जमा इत प्रत्यय जोड़कर मिलकर क्या होता है सम्मानित। जैसे देखिए यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ आपको देखने को मिल रहे हैं। इसका कुछ यहाँ पर सूची है, देखेंगे हम अभी। देखिए ये उपसर्ग है, मूल शब्द है और ये प्रत्यय है, तीनों मिलकर यहाँ पर एक निर्मित शब्द बन रहा है, नया शब्द। देखिए अर्थ दे रहा है अनु जमा बंध जमा इत मिलकर अनुबंधित। उसी प्रकार उप प्लस उप जमा कार जमा ई मिलकर उपकारी। देखिए ऐसे शब्द नहीं आएंगे, फिर भी आपको जो है आपके ये भी जो है ज्ञान इसके भी बारे में जानकारी होना जरूरी है। आगे देखिए अभी जमा मान जमा ई अभिमानी, यहाँ पर दो भी आ सकते हैं। आपको अभिमानी में उपसर्ग है तो अभी आएगा, वही प्रत्यय पूछेंगे तो ई उपसर्ग आएगा। बे जमा चैन जमा ई बेचैनी। उसी प्रकार दुस जमा साहस जमा ई मिलकर दुस्साहसी। उसी प्रकार अगला है अप उपसर्ग है जमा मान मूल शब्द है जमा इत प्रत्यय है मिलकर अपमानित। इस तरह जो है ऐसे शब्द में जब ऐसे निर्मित शब्द आते हैं तो जो पूछा जाता है, जैसे आपको यहाँ पर उपसर्ग पूछे हैं तो ये उपसर्ग हैं, उसी प्रकार प्रत्यय पूछे हैं तो इसके अंत में जो है उसे आपको लिखना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। इस प्रकार आज हमने प्रत्यय जो है उसका विस्तृत अध्ययन किया, उसकी व्याख्या देखी, उसके दो प्रकारों पर प्रकाश डाला और उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, जो दोनों मिलकर किस तरह शब्द बनते हैं उसका अध्ययन किया। अब हम अगले जो अध्याय को लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।